या देखो बेटा, अभी नहीं मैं जैसे। हाँ तो प्यारे छात्रों, आज हम चुंबकन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। हमने ये लिखा है कि मैग्नेटिक नेचर के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 भाई। ये बात सन 1846 में 1846 में एक साइंटिस्ट थे, बोलो नहीं, जिनका नाम था फैराडे। उन्होंने पदार्थों को, उनके चुंबकीय व्यवहार का अध्ययन किया। उस आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1, प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकंड, अनचुंबकीय पदार्थ, शांति से सुने से, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये तीनों के बारे में समझेंगे। पहली चीज़, प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ उन्होंने देखा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में न जा करके मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, वो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, ठीक है। और उन पदार्थों को यहाँ रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में न जा करके उसकी अपोजिट डायरेक्शन थोड़ा सा चलने लगते हैं, समझ रहे हो? तो उन पदार्थों को कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाया जाए, जैसे मान लीजिए एक चुंबक है, मैग्नेट है, इसके पास लाया जाए तो इससे हल्का सा रिपेल हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं, समझे? उनको कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसके एग्जाम्पल हैं सोना, चांदी, कॉपर, हीलियम, बिस्मथ, जिंक और नमक। ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये बात समझ आई बेटा? दूसरा मटेरियल बताए थे उन्होंने, अनचुंबकीय पदार्थ यानी अनचुंबकीय पदार्थ को कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अनचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? इन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें अगर बाहर चुंबकीय क्षेत्र रख दिया जाए, जैसे इस चुंबकीय क्षेत्र यहाँ रख दिया जाए, यह देखो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हल्का सा आकर्षित हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हल्का सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। उन पदार्थों को कहते हैं अनचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगर कोई शक्तिशाली चुंबक है, ये क्या कि पावरफुल मैग्नेट है, इधर देखो, इसके समीप लाया जाए इस मेटेरियल को तो क्या हुआ, हल्के से अट्रैक्ट हो जाते हैं, चुंबकीय सारे हल्के से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उन पदार्थों को कहते हैं अनचुंबकीय पदार्थ यानी कह सकते हैं वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आंशिक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। यानी किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाने पर, उनके सिरों के समीप लाने पर हल्का सा आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज और ऑक्सीजन एट्सेट्रा। तीसरे जो पदार्थ हैं वो लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दिया जाए, इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दिया जाए, यहाँ देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं, बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। और किसी चुंबक के पास लाया जाए, किसी भी पावरफुल मैग्नेट के पास लाया जाए तो उसे चिपक जाते हैं यानी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ये बात समझ आएगी बेटा? ठीक है। यानी वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखने पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा में ही प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं और किसी चुंबक के सिरों के पास, किसी मैग्नेट के सिरों के पास लाने पर वो आकर्षित हो जाते हैं। इससे एग्जाम्पल हैं जैसे लोहा, ठीक है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, गैडोनियम इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। तो बता 3 टाइप हैं, समझ गए होंगे। अब थोड़ी थोड़ी इनके बारे में प्रॉपर्टी भी समझ लें। देखिए,
ये कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मैग्नेट साउथ पोल, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर अगर पहले जो मेटेरियल है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसकी कोई रॉड है, इसकी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर कोई रॉड है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की कोई रॉड है, मान लो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस ये रॉड है, इसको यहाँ रखा जाए, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ रखा जाए तो ये मैग्नेटिक पहले जो है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस या प्रतिबिंब पदार्थ की रॉड कैसे हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है। पहली जो है प्रतिबिंब पदार्थ की अगर कोई रॉड नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच रखी जाए तो वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है। बात समझ आएगी। दूसरा है अनचुंबकीय पदार्थ। अनचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसकी अगर कोई रॉड हो, उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच रखा जाए तो रॉड कैसी हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाती है। बात समझ बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाती है। और लोहा चुंबकीय पदार्थ की कोई रॉड हो तो पोल से चिपक जाती है, पोल से चिपक जाती है। अब अगर इस दूसरी चीज़ क्या है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ और इनके बीच में नॉर्थ पोल साउथ पोल हो, इनका कोई लिक्विड ले लिया जाए, इन पदार्थों का कोई लिक्विड लिया जाए और इसमें भरा जाए, इन पदार्थों का कोई लिक्विड लेकर के इसे भरा जाए। तो पहला जो मटेरियल है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्यों होगी, क्योंकि जो सिरे होते हैं वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। कुछ चुंबक है, जैसे मान लो ये मैग्नेट है तो यहाँ पर इसका सिरा है, यहाँ ज़्यादा होगी ना, इससे दूर जाने में घटेगी, तो यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ इंटेंसिटी। अब इसका कोई लिक्विड हो पहले प्रतिबिंब पदार्थ का, तो क्या होगा, जहाँ इंटेंसिटी कम होगी वहाँ चले जाता है, यानी इसका लिक्विड का तल कैसा हो जाएगा, इसका तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा। कौन से वाले का, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का, समझिए। और अगर इसका अनचुंबकीय पदार्थ का कोई लिक्विड इसमें रखा जाए तो वो जो है जहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होता है वहाँ यानी तल कुछ ऐसा हो जाता है, उसका तल कुछ ऐसा हो जाता है कि जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा आ जाता है, जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है और जहाँ इंटेंसिटी कम है वहाँ कम हो जाता है। तीसरी विशेषता क्या है कि अगर ये देखो यू टाइप की कोई नली है, ये यू टाइप की कोई नली है, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल है, और पहले वाले यानी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई लिक्विड ले लेते हैं, इसका कोई घोल है, इस नली में भर दिया जाए, समझ बेटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कोई इसमें लिक्विड भर दिया जाए तो क्या हुआ, उस लिक्विड का जो सरफेस होगा वो यहाँ से क्या गिर जाएगा, यहाँ से जो गिर जाएगा, समझिए, यानी इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, जहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल है उससे नीचे गिर जाएगा। कौन से वाले का, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का। बात समझ आई बेटा। और अगर दूसरे वाले अनचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई लिक्विड से भर दिया जाए तो क्या होगा, उस लिक्विड का जो सरफेस है वो ऊपर उठ जाएगा, लिक्विड का सरफेस क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। बात समझेंगे। यानी जो पहले वाला है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई लिक्विड से भर दिया जाए यू टाइप नली में तो वो नीचे गिर जाता है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई लिक्विड से भर दिया जाए तो वो ऊपर उठ जाता है। बात समझ आई बेटा। दूसरी बात, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई भी सबसे लिक्विड नहीं होता है, और जब लिक्विड नहीं होगा तो यू टाइप नली में भरा ही नहीं जाएगा। बात समझ आएगी अच्छी तरह से। अगली चीज़ क्या है, देखो बेटा, जो पहले वाले हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इनसे परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाए जा सकते, इनसे भी परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाए जा सकते। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से जितने भी परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। अगली बात, जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है, जो हमने बताया था मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरे अनचुंबकीय पदार्थ
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी यानी चुंबक की प्रवृत्ति होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सस्पेटिबिलिटी घट जाएगी। समझिए मेरी बात, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरे हैं लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उनकी सस्पेटिबिलिटी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है। लेकिन ये क्यूरी टेम्परेचर हमने बताया था, क्यूरी टेम्परेचर, और आगे और समझा देंगे। क्यूरी टेम्परेचर के बाद, किस टेम्परेचर के बाद, क्यूरी टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह हो जाता है। तो इस तरह प्यारे छात्रों ये देख रहे हो तुम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। ये 3 टाइप है, बहुत अच्छा रहेगा। इनका पदार्थों का वर्गीकरण किसने किया था, 1846 में फैराडे ने। तो समझ आ गया हुआ, ठीक है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।